अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कार्यालय में जुबैर खान बागी, जो उत्तर प्रदेश ऑटो थ्री व्हीलर यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। किस तरह से देख रहे हैं कि बराबर चालकों को, ई रिक्शा चालकों को अलग अलग तरीके से कहीं बारकोड के नाम पे तो कहीं कहीं से भी खदेड़ा जा रहा है। तमाम मामलों को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सीपी साहब मोहित अग्रवाल जी का मैं धन्यवाद देता हूँ। जब वो नवनियुक्त आए हुए थे बनारस में तो हम लोग भी उनसे मिलने गए थे। मिलने से जो उनकी बातचीत उस समय मुझे समझ में आई तो मुझे लगा कि बनारस में कोई अधिकारी आया है जो बनारस की जाम के बारे में सोच रहा है। तो उस वक्त चुनाव वगैरह के दौर थे, तमाम चीज़ें थी, तो चूंकि बड़े अधिकारी हैं ध्यान उनका इधर उधर हो गया होगा। लेकिन जब फिर दोबारा इस पर आंदोलन और ये सारी चीज़ें चली तो उन्होंने एक्टिविटी दिखाई और शहर को जाम मुक्त करने का एक सफल प्रयास करने का काम किया। लेकिन जो और लोग हैं उनके साथ, जो उनके विभाग के लोग हैं या तमाम यूनियन और तमाम संगठन के लोग हैं, वो उनका उस तरह साथ नहीं दे पा रहे हैं। समस्याएं खत्म हो सकती हैं, लेकिन समस्याओं को जानबूझकर मुझे लगता है कि बनाए रखना यहाँ का क्षेत्रीय प्रशासन भी कुछ हद तक उसका जिम्मेदार है। जो रूट इन्होंने बांधा है ई रिक्शा चालकों को, वो रूट में कमियां है। मैं फिर कह रहा हूँ कमियां है। इसके पहले भी देखिए, जो इन्होंने रूट बांधा है उस रूट का जो इन्होंने सीमांकन किया है, उस सीमांकन पे पुनः विचार करने की जरूरत है। जो ये 4 जोन में बांट रहे हैं उसे 2 जोन में बांटे। उससे क्या होगा, बनारस की आम जनता को भी फायदा होगा और टोटो चालकों को, ई रिक्शा चालकों को भी दिक्कत नहीं होगी और प्रशासन को भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जानबूझ के इस तरह बांटा जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों के बाद प्रशासन और क्षेत्रीय जो स्टेशन संचालक या इस तरह के लोग हैं उनका नाजायज फायदा उठा सके। जैसे कि एक मिसाल का एक जीता जागता सबूत बनारस में मौजूद है, ऑटो रिक्शा। उसको परमिट बांटी गई बाबतपुर, चौबेपुर, मतलब इस तरह रामनगर 6-7 जगहों की देहात के नाम पे परमिट दी गई। 3 सीटर गाड़ी जहाँ 65 सीटर गाड़ियां चलेंगी, वहाँ 3 सीटर गाड़ी पे कौन बैठना पसंद करेगा? तो और ना उनका कोई सीमांकन किया गया, ना कोई उनका, मतलब एक तरह से उनका एजेंसी ने कमा लिया, सरकार ने टैक्स ले लिया। अब उसके बाद जब वो रोड पे लेके आएंगे तो उनको अवैध घोषित किया जाता है। अब उस डर के मारे जगह जगह इस वक्त तो सिंडिकेट खत्म हो चुका है। सीपी साहब का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम आज तक नहीं हुआ वो सीपी साहब ने किया, लेकिन फिर वो सिंडिकेट दोबारा खड़ा होगा। अगर इसी तरह रूट रहा तो वो सिंडिकेट फिर खड़ा होगा, फिर चालकों का शोषण होगा, फिर उनसे वसूली होगी, फिर उनको रंग के बारकोड के नाम पर, इधर से उधर के में नाम पर एक निश्चित धनराशि तय की जाएगी और वो चालकों को मजबूरन देना पड़ेगा। जैसे इस वक्त ऑटो रिक्शा का एक सिंडिकेट चल रहा था जो फिलहाल अभी इस चेकिंग और इस सीपी साहब के इस अभियान से रुका हुआ है। बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है बनारस में स्टेशन संचालकों को लेके, टीआई महोदय को लेके और ट्रैफिक के जो सिपाही और गार्ड हैं। बारकोड के बाद क्या ई रिक्शा चालकों को भी स्टैंड की सुविधा मिल सकती है? अभी तक दरअसल ये केवल चालकों पे ही नियम और शर्तें लागू करते हैं, ये अपनी चीजों को कहीं पूरा करते नहीं है। फिर टेंडर हो गया है, फिर सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर रसीद काटी जा रही है उसी स्टैंड के नाम पर। और मालूम है उसका मानक क्या है स्टैंड का? बैरिकेडिंग होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, पेशाब खाना होना चाहिए, बैठने की जगह होना चाहिए, 3 सेट सही। लेकिन क्या बनारस में है? नहीं है। दरअसल प्रशासन और जो इसके संबंधित विभाग हैं वो अपना काम करना नहीं चाहते। वो अपने जो बड़े अधिकारी हैं और जो भी कर्मचारी हैं उससे लगे हुए, वो
बड़े अधिकारी अपना ऐसी कमरे में बैठे हुए हैं, छोटे अधिकारी उनको जो बताते हैं वही जानते हैं, और छोटे अधिकारियों साठ गांठ करके अपना ठेकेदार से मतलब ये काम अगर नगर निगम को देखा जाए तो बनारस का कोई सा चौराहा नहीं मिलेगा जहाँ रोड पे रसीद ना काटी जाती हो। क्या ये लोगों को नहीं दिखता? हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, हर चौराहे पे ट्रैफिक का सिपाही होमगार्ड नहीं खड़ा होता है, टीआई नहीं देख रहा है। ठीक सतत ये जो दस्ता चलता है मोटरसाइकिल से है, वो घूमते हैं, उनको नहीं दिखाई देता है? देखता है सब, ये सब आंख बंद करे है, क्योंकि चालक गरीब है, चालक मजबूर है। लेकिन चालक गरीब नहीं है, चालक केवल मजबूर है। तो ई रिक्शा चालकों को लेकर जिस तरह से प्रवीण काशी ने आंदोलन किया, इस आंदोलन को भी कहीं ना कहीं ड्राइवर ये मानते हैं कि हमारे साथ राजनीति हो रही, कहीं ना कहीं हमारे साथ जो शोषण होता रहा वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या लगता है? देखिए, प्रवीण काशी जी का मैं आज भी सम्मान करता हूँ, वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको बनारस की स्थिति का कुछ पता तो है। उनके प्रवीण काशी जी तो बनारस को उतना जानते नहीं है, उनको जैसे बताया जा रहा है, जिस तरह समझाया जा रहा है उस तरह समझ रहे हैं। प्रवीण काशी जी ने एक गलती की कि उनको आदमी पहचानने में अपने सही उपयोग नहीं किया। कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हुए लोग, आज की स्थिति ये है कि प्रवीण काशी जी को शांति भंग में बंद कर दिया गया, और जबकि कल चिनप्पा साहब के साथ उनकी बैठक हुई, और बैठक में वही बातें हुई जो पहले दिन हुई थी। जब ये धरने पे नहीं बैठे थे उस समय भी यही बातें आई थी, और आज भी वही बातें हुई, और उस बातों को इन्होंने स्वीकार किया। तो फिर 19 दिन में धरना देने का, ड्राइवरों को बैठाने का क्या मतलब है? और 19 दिन से जो ड्राइवर बैठा उसका परिवार कैसे चला, और आज कल से बारकोड लगना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? मतलब उनकी समय सीमा 23 तक थी, वो खत्म हो गई। अभी बताइए, जो इनके आंदोलन में बैठा हुआ है ई रिक्शा चालक था, उसका बारकोड कैसे लगेगा? वो अब भविष्य में कैसे चलेगा? समस्या तो और बड़ी खड़ी हुई ना। तो कहीं ना कहीं प्रवीण काशी जी को इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं उनकी मेहनत, उनकी तपस्या और उनके आंदोलन को मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आंदोलन से चालकों को क्या मिला, ये मेरा सवाल है। अगर मैं उनके साथ जुड़ा था, मैं 3-4 महीने उनके साथ काम किया और अच्छा लगा काम करने में, लेकिन उनमें एक खूबी ये है कि वो अपनी बात के आगे किसी को बात को समझने को तैयार नहीं होते। तो उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जिवेक हमबागी, उनका मतलब अगला कदम क्या है? देखिए, मेरा अगला कदम फिर वही है कि इस 2 रूट को 1 रूट में किया जाए। जिन चालकों का बारकोड नहीं लगा है उनको समय सीमा बढ़ा के उनके बारकोड लगाया जाए। और चूंकि समस्याएं बहुत आ रही हैं, कुछ चालक पहले कहीं रह रहे थे किराए पे, गाड़ी तो ले ली उन्होंने, उसी पते से आधार वहीं का बना हुआ है, लेकिन अब वो रह रहे हैं दूसरी जगह, अब उनका बारकोड मिल रहा है वहाँ का। तो ये एक समस्या है। दूसरा समस्या ये कि किसी ने चालक गाड़ी खरीदी, बेच दिया, वो ट्रांसफर नहीं करवा पाया, या किस्त की वजह से या किसी वजह से जब किस्त जमा हो जाएगी तभी, अब जब किस्त नहीं जमा होगी गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी, अब उसके सामने। तो ऐसे लोगों के लिए भी प्रशासन को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये बहुत से चालक परेशान हो रहे, बहुत से चालक मेरे पास आए, मैंने बात की, लेकिन यहाँ तो अधिकारी की तरह बात करने में तैयार ही नहीं। वो तो राजा बने हुए हैं कि मैं जैसे चाहूंगा वैसे बनारस चलेगा। चलाओ भाई, चलाओ भाई, राजा बने हो, चलाओ, देखता हूँ कितने दिन चला लेते हो। ये बनारस है, बहुत से अधिकारी आए और गए, और कितने आएंगे जाएंगे। बनारस एक अलग जगह, अल्लाह सद है, वो अपने हिसाब से चलता है, वो किसी के हिसाब से चलता नहीं है। तो बहुत लोग बनारस को चलाने का प्रयास किया, बनारस अपने हिसाब से चला और अपने हिसाब से चलेगा। हाँ, रूट बनना चाहिए, क्योंकि समस्या थी। ये ई रिक्शा वाले भी हैं मेरे चालक,
लेकिन भाई इतना बड़ा परिवार है, 25-26 का परिवार है, उसमें कुछ उधर टाइप के भी हैं, कुछ कुछ चोरी छिनैती करने वाले भी हैं। मैं इसको मानता हूँ, लेकिन सारे को आप एक ही लाठी से हाकेंगे तो ये नहीं। ये बारकोड एक अच्छा पहल है कि कम से कम उससे चालकों की गाड़ी की पहचान होती रहेगी। इस पहल का मैं स्वागत हूँ, लेकिन पहल के तरीके का मैं विरोध करता हूँ। थाने के अंदर का जो बांटा गया, इससे भी कहीं ना कहीं उनकी कमाई खत्म हो चुकी है। कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये थाने से चलाना बनारस चाहते हैं, बनारस सड़कों से चलता है, तो बनारस को अगर ये सड़क से चलाएंगे तो चलेगा। थाने से चलाने की कोशिश करेंगे, थाने का हाल क्या है? थाने का हाल क्या है? समाज में क्या थाने चौकी की इस वक्त तो है पोजीशन, किस तरह थाने और चौकी के लोगों को देखा जाता है, बताइए मुझे। थाने और चौकी को समाज में किस तरह के देखा जाता है? कोई अच्छी नियत उनको देखता है? हर आदमी थाने चौकी जाने से शरीफ आदमी डरता है। क्यों? तो जो चीज पहले से ही बदनाम हो चुकी है, अब टोटो चालक को आप थाने चलाओगे। अब जिस तरह से हो रहा है, बारकोड लगी हुई गाड़ियों को उसी क्षेत्र में चल रहे हैं, किसी का तार तोड़ दिया जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है। ये तमाम सूचनाएं मेरे पास आ रहे हो, खास करके लक्सा थाने की। ये किसके द्वारा, क्या लगता है? अब बताए ना, थाने और चौकी की क्या भूमिका होती है कि एक शरीफ आदमी को उठा के बंद कर देंगे और एक बदमाश आदमी को कुर्सी देखो बैठाएंगे। ये अक्सर होता रहता है। मैं अपने चालकों के साथ हुई घटना का एक जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने। कचहरी के कोई बाबू होंगे जो एक पैर के अपाहिज भी थे, छड़ी से चल रहे, और भाई रोड पे तुम चल रहे हो, मान लिया थोड़ा सा कहीं से छुआ गया, छड़ी से उसको मार देना, उसका सर फूट जाना। चौकी के अंदर उन्हें कुर्सी पे बैठाया गया और जिसका सर फूटा था उसको खड़ा करा के रखा गया था। ये है थाने और चौकी की हकीकत, समझ गए? तो थाने और चौकी से बनारस नहीं चलेगा। बनारस सड़कों पे चलता है और टोटो और ई रिक्शा जो है सड़कों पे चलता है। आप सड़कों के हिसाब से आप मुझे बताओ, ये बार बार रूट को कहते हैं मैं बहुत बढ़िया बनाया, कैसे बढ़िया बनाया? अच्छा, पहले एक समस्या थी, सुनिए, पहले आप सिर्फ ऑटो की समस्या थी, ऑटो की समस्या का समाधान तो हुआ नहीं, ना स्टैंड मिला, और जो परमिट का मामला था वो भी परमिट के बाहर गाड़ी चल रही है, क्या उसका भी समाधान हुआ? इसमें कुछ समाधान नहीं हुआ। देखिए, ये जैसे अभी कल आपने देखा पेपरों में निकला कि 168 ई रिक्शा सीज किए गए, 70 ऑटो सीज किए गए। ठीक है, इसके पहले भी कई दफे सीज किए गए, कई दफे चेकिंग अभियान चला। मेरा एक ही सवाल है यातायात प्रशासन से, 9 TI, 46 SI, हजारों होमगार्ड, ट्रैफिक का सिपाही, इतनी गाड़ियां चलती कैसे हैं? इसका जिम्मेदार कौन? मेरा एक ही सवाल है और इस सवाल का जवाब कौन देगा? इतनी गाड़ियां कैसे चलती हैं? 9 TI, 46 SI, हजारों होमगार्ड, ट्रैफिक के सिपाही, फिर भी इतनी, जब भी अभियान चलता है इनका तो कूड़े के भाव में गाड़ियां पकड़ी जाती, क्यों और कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब कौन देगा, ये मुझे समझ में नहीं आया आज तक। ऐसे में जुबैर खान बागी साहब, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, क्या कहना चाहें? आगे आखिरी स्टेप पे क्या है? अगली बैठक आपकी प्रशासन के साथ कब होगी, क्या लगता है? मेरी वही बात है कि मैं अपनी बातों से प्रशासन को कितना समझा सकता हूँ, कितना संतुष्ट कर सकता हूँ, मैं करता रहूंगा। मैं उनसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करने नहीं जा रहा हूँ। मैं बात करता रहूंगा, जो भी हो सकता है संभव वो मैं प्रयास करता रहूंगा, और कुछ प्रयास मेरे सफल भी रहे, और आने वाले दिन में कोई अच्छे, जैसे सीपी साहब आए उनको समझ में आए, उसी तरह अधिकारी अच्छे आएंगे, समस्या का समाधान होगा। क्योंकि अब समस्याएं अब केवल जमीन पे नहीं रह गई, समस्याएं सार्वजनिक हो चुकी हैं। हर कोई के जगह जगह चाय की दुकान, पान की दुकानों पे इसकी चर्चा हो रही है। तो अब समस्या सार्वजनिक हो गई, नहीं करेगी सरकार, इसका खामियाजा भुगतेगी 2027 के चुनाव में। अभी तो 2024 के चुनाव में टेलर था, पिक्चर तो 2027 में सरकार को समझ में आएगी, बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है।
बहुत अच्छा लगा बात करके जो है हम बागी साहब के साथ। मिलते हैं अगले अपडेट में। चैनल बनाए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।